मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पिता सूबेदार स्वर्गीय शेर सिंह धामी की छठी पुण्यतिथि पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में भाग लिया। उन्होंने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और शहीद सैनिकों के परिवारों का सम्मान किया। इस मौके पर सैनिक सुविधा केंद्र और सीएसडी कैंटीन का उद्घाटन भी हुआ। धामी ने कहा कि भारत और आत्मनिर्भर और मजबूत है। वहीं पहले रक्षा उपकरणों के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत खुद हथियार और रक्षा सामग्री बनाता है। 2014-15 में 86,000 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन अब 1,75,000, आपको बता दें 84,000 करोड़ रुपए का, और निर्यात 1,000 करोड़ से 48,000 करोड़ रुपए हो गया है। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री शेर सिंह धामी जी की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल संख्या में आए हुए आज के इस समारोह में मंच पर आसीन अभी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी यहाँ बोल रहे थे, और उनका खुद ही बहुत अथक परिश्रम है इस क्षेत्र में और पूरे राज्य के अंदर। सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री श्री गणेश जोशी जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री इस जनपद के श्री प्रदीप बत्रा जी, शहरी विकास विभाग के मंत्री श्री राम सिंह कैड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, मनोज पाल जी, और हमारे बीच में अभी पूरे सेंट्रल कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता जी थे और उनकी पूरी टीम थी। जनरल मिश्रा भी थे, जनरल गिल भी थे। वो सभी लोग अभी चले गए हैं। और मंच पर आसीन हमारे रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, विनय रोहिला जी, डॉक्टर डब्बू जी, ध्रुव रौतेला जी, फरजाना बेगम जी, मेयर रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी, मेयर हल्द्वानी श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, मेयर काशीपुर श्री दीपक बाली जी, भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन श्री गंभीर सिंह धामी जी, भूतपूर्व सैनिक संगठन चंपावत के अध्यक्ष कैप्टन भानीचंद जी, लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस रौतेला जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद खटीमा श्री रमेश चंद जोशी जी, सरिता राणा जी ब्लॉक प्रमुख, और मेरे मित्र और राजस्थान से विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में पधारे विराटनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, जिनके चुनाव में भी मेरे को जाने का अवसर मिला था, श्री कुलदीप धनखड़ जी, और आगे तो ओहो अच्छा, तो हमारे बीच में अभी अभी हमारे इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और अनेक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया है, आदरणीय अजय भट्ट जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। थोड़ा मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करें। मंच पर आसीन बहुत सारे लोग जिनका नाम इसमें लिखा नहीं है, हेमराज जी भी हैं, उधर सीमा जी हमारे उत्तम जी और शोभा राम जी, मनोज जी, और सभी मंचासीन हमारे सभी आए हुए गणमान्य, और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आज जिनका सम्मान करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, ऐसे सभी हमारी वीर नारियां, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ। वीरांगनाएं, हमारे
वीर सैनिक, जिनकी टोपियां यहां से लेकर पीछे तक वहां तक दिखाई दे रही हैं, खड़े हैं सब, उन सबको मैं जय हिंद करके सलूट करता हूं। हमारे सभी वीर सैनिक, सैन्य अधिकारीगण और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिकगण, सभी आसपास के क्षेत्रों से आए हुए उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, वीरता पुरस्कारों से अलंकृत हमारे सभी वीर सैनिक, मैं मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि मैं जब खटीमा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस क्षेत्र की महान जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि चुना था, तो मैंने संकल्प लिया था कि खटीमा में सीएसटी कैंटीन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे सैनिक रहते हैं। अभी जब जनरल गुप्ता साहब पूछ रहे थे अभी कैप्टन गंभीर सिंह धामी जी से, लगभग 8-9 हजार पूर्व सैनिक परिवार यहाँ पर निवास करते हैं और इन सभी लोगों को अपना सामान लेने के लिए सीएसटी कैंटीन के लिए बनबसा जाना पड़ता था या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था, बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और प्रातःकाल मुझे लगता है कि 3 बजे 4 बजे उठकर यहां से सामान लेने के लिए कैंटीन में लाइन में खड़े होते थे और बहुत परिश्रम उनको कैंटीन से सामान लेने में करना पड़ता था। इसलिए भाइयों बहनों, उस समय जरूर जब मैंने ये संकल्प लिया था कि खटीमा में ही सीएसडी कैंटीन खुलवाने के लिए मैं प्रयास करूंगा और मैं संकल्प लेता हूं कि खटीमा में सैनिक ये कैंटीन खुलेगी, सीएसडी कैंटीन। तो सच में उस समय ये काम सामान्य काम नहीं था और बहुत सारे लोग, जैसा राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो पक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, और हमारे प्रतिपक्ष के लोग तब कहते थे कि खटीमा में ये कैंटीन खुल ही नहीं सकती है, कोई मानक ही नहीं है भाइयों बहनों। और तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हुसैनगंज इलाके में 15.5 एकड़ में नया इको पार्क बनाया जाएगा। ये परियोजना पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन के संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। पार्क में घने पेड़, वनपथ, कृत्रिम जलाशय, बच्चों का खेल क्षेत्र और युवाओं के लिए साहसिक गतिविधियां होंगी। साथ ही योग पथ, बैठने की जगह और गजीबो और साथ ही भोजनालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। स्थानीय पेड़ पौधों का रोपण और छोटा संग्रह पर्यावरण और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाएंगे। वहीं ये पार्क पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए नया आकर्षण होगा। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसको लेकर बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक लखपत बुटौला ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर बहुत अव्यवस्था है और उन्हें किसी भी बैठक में शामिल नहीं किया गया। वहीं बुटौला ने आरोप लगाया कि तैयारियां पूरी तरह व्यवस्थित नहीं है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस यात्रा को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तैयारी में जुटी है और इस बार यात्रा पहले से बेहतर होगी। अरे भैया देखो, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, यात्रा के माहौल को बिगाड़ने का कोई भी व्यक्ति काम न करे। बहुत अच्छी यात्रा होगी। सरकार ने हमेशा यात्रा के प्रति संजीदगी दिखाई है और हमारी यात्रा बहुत अच्छी होगी। पिछली बार ज्यादा लोग आएंगे। हर यात्री एक प्रसन्न मन के साथ यात्रा का लुत्फ उठाएगा।
तो वहीं हरिद्वार में अगले कुंभ मेले की तैयारियां जोर पर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने स्पष्ट किया कि संत समाज और अखाड़ा परिषद पूरी मजबूती के साथ सरकार और कुंभ मेला प्रशासन के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सभी अखाड़े और संत समाज मिलकर मेले को दिव्य और भव्य बनाने का कार्य करेंगे। महंत ने उन अटकलों को, अफवाहों को खारिज किया जिनमें परिषद और प्रशासन के बीच मतभेद बताया जा रहा था। उन्होंने दो टूक कहा कि संत समाज एकजुट है और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर ही आगे बढ़ेगा। में कुंभ आया, जिसको 22 में आना था, और जिस समय सूर्य सिंह राशि में रहते हैं और बृहस्पति भी सिंह राशि में रहते हैं, नासिक में कुंभ होता है, और सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य, तो उज्जैन में कुंभ होता है। तो उसी समय हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इस बार जो शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने मिलकर के निर्णय लिया कि इस अर्ध कुंभ को भव्य और दिव्य कुंभ के तरह ही हम लोग मनाएं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा स्नान का लाभ प्राप्त हो, संतों के दर्शन हो। तो सभी अखाड़ों की अपनी परंपरा और मान्यता, धार्मिक जो रीति रिवाज है, उसके आधार पर हम सब लोग पूरा शासन का सहयोग करेंगे। गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ में इस मेले का आयोजन होगा। जो अखाड़ों की अपनी अपनी परंपरा है, उसके आधार पर, शास्त्रों के आधार पर कुंभ और अर्ध कुंभ 2 ही शब्दों का उल्लेख है। प्रयाग में हम लोग महाकुंभ बोल रहे थे, बोलने में उसको महाकुंभ है, महाकुंभ शब्द कोई है ही नहीं, कुंभ शब्द है और अर्ध कुंभ है। इस अर्ध कुंभ को कुंभ की तरह मनाया जाए, ये शासन का प्रयास है और उसमें हम सब लोगों का सहयोग रहेगा। तो वहीं दून बार एसोसिएशन ने 4 अप्रैल से चल रही हड़ताल आज वापस ले ली है। यह हड़ताल वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण शर्मा और जिलाधिकारी देहरादून के बीच विवाद को लेकर थी। वहीं बार के प्रतिमंडल और प्रेमचंद शर्मा के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री खजान दास भी मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने विवाद के निवारण के लिए सकारात्मक कार्यवाही के निर्देश भी दिए। हमारी कल एक मीटिंग हुई थी, हमारे बीच में हमारे साथी अधिवक्ताओं द्वारा हमें कुछ चीजें अवगत कराई गई थी। उसे लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी आज वार्ता हुई है। हमारी बारसन देहरादून की कारकांडी के माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। वार्ता के दौरान जिन बिंदुओं को लेकर के हमारा एक आपस में वो चल रहा था, और वो उन सब बिंदुओं पर डिस्कस होने के बाद उन सब बिंदुओं का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सकारात्मक उनका निवारण करने की हमें बात कही गई है। और इस वजह से जो हमारी 4 तारीख से जो हमारी हड़तालें चल रही थी, उनको जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन मिल गया है सकारात्मक, तो उन सब हमारे द्वारा जो हड़ताल चल रही थी उस स्थायी को हमारे द्वारा खत्म कर दिया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्गों से बर्फ हटाने का काम जारी। प्रशासन ने विशेष मशीनरी और श्रमिक तैनात कर रास्तों को साफ और सुरक्षित बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये तैयारी मुख्य रूप से अप्रैल-मई की तीर्थ यात्रा से पहले की जा रही है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से धाम पहुंच सके। वहीं अधिकारियों ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि अभी कुछ मार्गों पर बर्फ और फिसलन बनी हुई, लोगों से सुरक्षित और सावधानी पूर्वक यात्रा करने का आग्रह भी किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार 4 धाम यात्रा में केदारनाथ हेली शटल सेवा को पूरी तरह हाईटेक और सुरक्षित बनाने जा रही है। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली इस सेवा में हेलीकॉप्टरों में लाइव ट्रैकिंग डिवाइस होंगे। हेलीपैड पर पैन टिल्ट जूम कैमरे, VHF सिस्टम और ऑटोमेटेड वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। वहीं शास्त्रधारा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सीतापुर, झाला और खरसाली में मौसम की निगरानी होगी। 4 धाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्र उड़ानों की रियल टाइम जानकारी देंगे। DGCA, भारत मौसम विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार निगरानी रखेंगे, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और पारदर्शी यात्रा अनुभव मिलेगा। इस बार भी हम लोग जो सेकेंड फेज की तरफ बहुत अलर्ट रहते हुए सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर करेंगे। इसमें DGCA, IMD और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली इसको देखेंगे। कंबाइंड एफर्ट रहेगा। हमारे 2 कंट्रोल रूम जो कि सिरसी और सहस्त्रधारा में है, ऑपरेशनल रहेंगे। कुछ और ATC बनाए जाने के लिए हमें डायरेक्शंस मिले हैं, तो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में
भी हम लोग ATCs बना रहे हैं, PTZ कैमरास का नंबर, VHF सेट्स का नंबर, और हमारा एवोस और सीलोमीटर जो लगाए जाने हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। लाइव ट्रैकिंग को भी हम लोग इस बार जो हमारे हेलीकॉप्टर्स होंगे उनको कंटिन्यूसली लाइव ट्रैकिंग करेंगे उनकी, ताकि मिस हैपनिंग की कंडीशन में हम उन्हें इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकें। वहीं बद्रीनाथ धाम और यात्रा मार्ग को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। जिला प्रशासन और आपको बता दें रिसाइकल कंपनी के बीच औपचारिक अनुबंध भी किया गया है। तो वहीं देहरादून जिला प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड और रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों के पंजीकरण और नवीनीकरण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी समीन बंसल ने कहा कि कोई भी सेंटर जन सुरक्षा मानकों के बिना संचालन नहीं कर सकता। तो वहीं हरिद्वार में MSP के तहत रीप ग्रोमोत्थान परियोजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और नए रोजगार के अवसर पैदा करना था। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्वयं सहायता समूह और उद्यमी और स्थानीय लोग शामिल हुए। मैं प्रोपराइटर हूँ मोक्षा एंटरप्राइजेज एंड वी आर डीलिंग इन हनी, नेचुरल हनी। अभी हो रहा है कि यहाँ पे जो ग्रामोत्थान है रिप, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स भी हैं। जो रिप परियोजना है वो बेसिकली स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि वो SHG वुमेन की हैंड होल्डिंग कर सके और उनके प्रोडक्ट को या उनके प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुँचा सके। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है एंड थैंक यू रिप फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कब से आप काम कर रहे हैं? इसमें मेरे को काम करते हुए हो गया है 1 साल, और 1 साल में अभी हमारे साथ 30 SHG वुमेन्स काम कर रही हैं और लगभग हमारे साथ 200 से ज्यादा किसान हैं। तो वहीं रुड़की के कोतवाली गंगनहर क्षेत्र से लापता 14 वर्षीय बालक को पुलिस ने नई दिल्ली से सुरक्षित बरामद किया। बालक 26 मार्च 2026 को घर से बिना बताए निकला था। वहीं SP ग्रामीण और क्षेत्र अधिकारी रुड़की के नेतृत्व में 4 टीमों में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अमृतसर में तलाश की। कल मीडिया पर भी चला था, सारे आप चैनल्स ने भी एक जिम्मेदारी से उस बच्चे के बारे में बहुत सारी सूचना स्प्रेड करी थी। और घटनाक्रम ये है 26/3 को मार्च में वो बच्चा अपने घर से मिसिंग हुआ। दिन में खेलने के लिए घर से निकला लेकिन नहीं आया। पहले दिन से इसमें थोड़ा, हम लापरवाही तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा डिले हुआ। पुलिस को सूचना 1 दिन के बाद मिली है, तब तक परिजन खुद अपने स्तर पे ढूंढ रहे थे। तो जैसे ही 27 तारीख को पुलिस को सूचना मिली, इमीडिएट, क्योंकि सेंसिटिव मामला था, 14 साल का बच्चा जो इससे पहले कभी अकेले नहीं रहा है और नहीं बाहर गया है, मोबाइल यूज नहीं करता, कोई ट्रैकिंग का उसके पास जिससे हम उसको ट्रैक पर कर पाए, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो पुलिस ने मुकदमा लिखा और 3 टीमें थाने से और एक हमारी AST एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल होती है, उसकी टीम ऑपरेशन इस्माइल की तरह इसमें काम कर रही थी। इस दौरान पूरा परिवार, जो उनके रिलेटिव हैं, एक ट्रॉमा में थे। हम जानने लगातार वो पुलिस के साथ अब थे, खुद भी प्रयास कर रहे थे और पुलिस के लिए भी बहुत चैलेंजिंग काम था, क्योंकि मैंने बताया ट्रैक करने का कोई माध्यम नहीं था, मैनुअल काम करना था। अब इस दौरान पुलिस ने जितने रुड़की से कनेक्टिंग जो शहर हैं, वो ट्रेन से हों, वो बस से हों, टैक्सी से हों, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। तो वहीं हरिद्वार के पुलिस लाइन परिसर में 24वीं प्रादेशिक जनपद वाहिनी पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर और सेपक टाकरा प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया। समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विभिन्न जिलों की टीमों के खिलाड़ी और नागरिक मौजूद रहे। प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी, जिसमें अलग अलग जिलों की पुलिस टीमों के बीच वॉलीबॉल और सेपक टाकरा के मुकाबले होंगे। जनपद हरिद्वार में आज पुलिस लाइंस में 24वीं हमारी जो स्टेट वॉलीबॉल एक टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू हुआ है, जिसमें कि 11 डिस्ट्रिक्ट से और 2 बटालियन की टीम पार्टिसिपेट कर रही है।
और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन में ये गतिविधियां, सभी स्पोर्ट्स गतिविधियां आयोजित की जा रही। सभी टीम्स के द्वारा स्पोर्ट्समैनशिप का परिचय देते हुए यहाँ पर आज शपथ ली गई, साथ ही आगे टूर्नामेंट्स भी किए जाएंगे। मैं सभी टीम्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 24वीं अंतर जनपदीय अंतर वॉलीबॉल और सिपक टकरा एक टूर्नामेंट है। ये यहाँ पे आयोजित हो रहा है पुलिस लाइन्स हरिद्वार में, और इसमें उत्तराखंड के जो हमारे जनपद हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वहाँ तीन टीम्स आई हैं। और अपनी जो बटालियन है, 31 बटालियन, 40 बटालियन आईआरबी, उनकी टीमें अपनी बात कर रही है, जिसका आज यहाँ पे स्टार्ट हुआ है टूर्नामेंट। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से फर्जी भारतीय दस्तावेजों के सहारे, आपको बता दें, अपनी पहचान छुपा रही थी। पुलिस और एलआईयू की संयुक्त टीम ने सत्यापन अभियान के दौरान महिला को दबोचा। उसके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, नेशनल आईडी, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और भारतीय पासपोर्ट जैसे फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए। जैसा कि मुख्यालय के आदेश पे ऑपरेशन प्रहार 1 माह का जो चल रहा है, इसमें सत्यापन की कार्रवाई भी चल रही है। तो इसमें एक सूचना ये आई थी कि एक महिला जो है, जो मूलतः बांग्लादेश मूल की है और यहाँ पे नाम बदल कर रह रही है एक व्यक्ति के साथ में। तो जब इसकी जानकारी की गई तो ये जो महिला है यहाँ पे स्वीटी नाम से रह रही थी वैष्णवी एनक्लेव में, और इसके साथ एक व्यक्ति है श्याम दास, उसके साथ ये रह रही थी यहाँ पे। और वास्तव में ये बांग्लादेश की रहने वाली है, कुमिला बांग्लादेश की, और इसका असल नाम सलेहा बेगम है। और जब इनकी सर्च की गई तो इनकी कस्टडी से एक बांग्लादेश का पासपोर्ट और वहाँ का नेशनल आईडी कार्ड भी मिला। और इसमें जो केस रजिस्टर हुआ है, क्योंकि इसी महिला ने इंडियन पासपोर्ट भी हासिल किया और वो जो है कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से उसको प्राप्त किया, और ये दस्तावेज बनाने में श्यामदास ने इसकी मदद करी, जो मूलतः बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। इसमें इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और मैरिज सर्टिफिकेट ये इन्होंने यहाँ जनरेट किए थे, और इसी आधार पर इन्होंने इंडियन पासपोर्ट भी हासिल किया, और जो कि एक तरीके से पूर्णतः गलत है। तो इस संबंध में एक एफआईआर ज्वालापुर कोतवाली में लिखी जा चुकी है। दोनों लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पूरे मामले में जो अभी तक सामने निकल के आया, इस तरीके से कार्रवाई हुई और आगे चल के भी क्या कार्रवाई होगी, जितने भी कहते हैं। देखिए, इसमें एक तो है कि ये यहाँ पे आई, इनके एक पहले हस्बैंड थे, जब उनसे अलग हुई तो इनके द्वारा बताया गया कि इनकी माली हालत बहुत खराब थी। उसके बाद ये सोशल मीडिया के माध्यम से श्यामदास नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई। पहले ये दिल्ली में रहे, बाद में हरिद्वार में आए, और यहाँ पे वैष्णवी एनक्लेव में ये नाम बदल के यहाँ पे काम कर रहे थे। और इसमें क्राइम ये बनता है कि एक तो आप विदाउट किसी परमिट के, वीजा के, प्रॉपर ऑथेंटिक वीजा के आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, फॉरेन नेशनल, ये एक अपराध है। दूसरा, इसमें जो इंडियन पासपोर्ट हासिल किया गया वो पूर्णतः जो है फेक डॉक्यूमेंट्स जनरेट करके वो हासिल किया गया, तो ये दूसरा अपराध है। फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, इंडियन पासपोर्ट प्राप्त करना और अपनी पहचान छुपा के रहना, ये भी क्रिमिनल पार्ट है इसका। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, और अगर इनके कुछ और सहयोगियां, साथी के बारे में जानकारी मिलेगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चिट्ठी के माध्यम से बनवाया गया ये पासपोर्ट और ये बने हैं, तो एजेंट होंगे या जो भी होगा, वो ऑलरेडी हम लोगों की जानकारी में है। वो वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स किस माध्यम से, कहाँ से इन्होंने किस प्रकार से प्राप्त किए हैं, वो जानकारी इन्होंने पूछताछ में दी है। तो उसमें हम लोग की आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें ऑलरेडी ये तीसरा मुकदमा है ये हमारा, जो इसमें रजिस्टर हुआ है। एक कलियर में रजिस्टर हुआ था, एक सिडकुल थाने में रजिस्टर हुआ था, जिसमें कि वो जन कल्याण केंद्र के नाम पर वो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे और आधार कार्ड फर्जी बनाए जा रहे थे। तो 2 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हुए, तीसरा केस है। इसके अलावा इसमें जो ऑपरेशन प्रहार है, इसमें 70 के ऊपर हम लोगों ने आज तक 3 तारीख से शुरू हुआ था ये, जिसमें कि नॉन बेलेबल वारंट जो होते हैं वो हमारे वारंटी हैं, उनके वांछित जो है उनकी अरेस्टिंग हुई है। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने में सत्यापन अभियान हुए हैं, 81-83 पुलिस एक्ट में कार्रवाई हुई है। तो वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 3 घंटे में मौसम बिगड़ने की संभावना। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्य बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। तेज हवा 30 से 40 की भी घंटा तक चल सकती है। खासतौर पर पुरैला, बड़कोट, पुलम और झुमड़ा, चक्राता, मसूरी, ऋषिकेश, सोनप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हल्द्वानी, रामनगर और लोहघाट, गंगोली घाट जैसे क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है।
फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बनी रही RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।